हिंदी भाषा का प्रभाव श्रवण, वाचन, पठन और लेखन पर। प्रणाम। हिंदी दिवस 14 सितंबर 2021 को हिंदी शिक्षकों के लिए आयोजित एक वेबिनार में व्यक्त किए मेरे विचार सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। सभी प्रतिभागियों का हार्दिक अभिनंदन। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ जुड़े हैं। हिंदी भाषा का प्रभाव श्रवण, वाचन, पठन और लेखन पर किस प्रकार पड़ता है, जानने और समझने के लिए ईश्वर ने यह समय हमें प्रदत्त किया है। आप सभी के लिए विषय नया नहीं है। प्रत्येक भाषा के अध्यापकों के लिए इन कौशलों पर कार्य करना सामान्य सी बात है, परंतु शिक्षण में कुछ नवाचार की आवश्यकता हमेशा रहती है। नित नया सीखना और रुचिकर बनाकर पढ़ना हमारा धर्म है, पढ़ाना हमारा धर्म है। मेरा प्रयास रहेगा कि आप सभी कुछ न कुछ उत्सुकता लेकर आज यहाँ से जाएं, जो आगे आपको सीखते रहने की ललक बनाए रखे और हिंदी भाषा को राष्ट्र की एक भाषा ही नहीं, विश्व की एक भाषा हिंदी होने का गौरव प्रदान करने में आप अपना योगदान देते रहें। प्रश्न करती हूँ, हम क्या सुनते हैं? हम क्या बोलते हैं? हम क्या पढ़ते हैं? हम क्या लिखते हैं? हम ध्वनि सुनते हैं, हम ध्वनि बोलते हैं, हम ध्वनि पढ़ते हैं, हम ध्वनि लिखते हैं। एक ध्वनि जिससे संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई वो है ओम, अ, ओ, म। आइए हम इस समय का पूर्ण ध्यान, विश्वास और समर्पण से उपयोग करने के लिए अपने आप को साध लें। हमारे अंदर और बाहर एक तारतम्य स्थापित हो जाए, हम सभी एक फ्रीक्वेंसी बैंड पर आ जाएं। जब तक साज नहीं साधे जाते तब तक सुर नहीं सधते हैं। एक बार ओमकार का जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं। हिंदी भाषा के शिक्षकों के लिए सबसे आसान है कक्षा में बैठे हुए बच्चों को एक सुर ताल में लाने के लिए ओमकार का उच्चारण। यदि कक्षा की शुरुआत ओम से की जाए तो सिखाना और सीखना दोनों आसान हो जाता है। ओम का उच्चारण जब आप करेंगे तो उससे श्रवण, मनन, वाचन, पठन भी करेंगे। मतलब ओम जो आप उच्चारण कर रहे हैं उसे सुनिए, उसका मनन करिए, उसको बोल तो रहे ही हैं और उसको अपने हृदय में धारण कर उस ओम को पढ़िए भी। सारी ध्वनियों को एक जगह एकत्रित कर दिया जाए तो ओम शब्द बनता है। जिस प्रकार सूर्य की सफेद रोशनी में सातों रंग समाये रहते हैं, ओम में सारी ध्वनियां समाई रहती हैं। कुछ पंक्तियां मेरी एक कविता से यहां साझा करना चाहूंगी। हिंदी की बिंदी के चमत्कार को विश्वास कर जो अनुभव कर ले वो महामानव के पद को प्राप्त कर सकता है। हिंदी तेरे क्या गुण गाऊं, अक्षर अक्षर अद्भुत पाऊं। जहां जहां बिंदी लग जाए, अक्षर अक्षर मंत्र बन जाए। अंतरतम को विकसित कर दे जब ध्वनि हिंदी की सर से। क्यों हम भागे सतही लहरों पर जब असल गहराई में हिंदी से उतरे। हर पल हिंदी, हर क्षण हिंदी, दिन सप्ताह पखवाड़े की मोहताज क्यों है हिंदी। स्वदेशी अपनाएं, एक राष्ट्र की एक हो भाषा। भारत देश का ओम आपके अंदर पूरे ब्रह्मांड को जागृत करने की शक्ति रखता है। वही हिंदी भाषा का अक्षर अक्षर
मानव शरीर रूपी कंप्यूटर को जागृत करने की क्षमता रखता है। हर अक्षर का ध्वनि कंपन शरीर के विशेष बिंदुओं को उत्तेजित करता है, जो मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों को विकसित कर बच्चे की बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करती है। यदि अपने बच्चे की बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना चाहते हैं तो अंग्रेजी से पहले हिंदी भाषा सिखाएं। यदि बच्चे की बुद्धि को कुंद करके उसे गुलाम बनाना चाहते हैं तो हिंदी से पहले अंग्रेजी भाषा सिखाएं। हिंदी से शुरू करें, अंग्रेजी भी जल्दी सीखेगा आपका बच्चा। शुद्ध ध्वनि शरीर के विभिन्न चक्रों पर बहुत सूक्ष्म स्तर पर कंपन करती है। हिंदी या संस्कृत में उच्चारित ध्वनियां हमारे चक्रों को, एनर्जी सेंटर्स को संतुलित करने का कार्य करती हैं। जैसे सितार के तार को विभिन्न भागों में छेड़कर सुर, लय, तान पैदा की जाती है। विसर्ग, अवग्रह, अनुस्वार, अर्धनुस्वार, हलंत आदि कुछ विशेष कैरेक्टर्स हैं जो उपयोग करने पर हमारी भाषा ही नहीं, चरित्र भी लयबद्ध हो जाता है, जो कि खाली समझकर अज्ञानतावश विद्यालयों में सिखाए ही नहीं जाते हैं। एक अपना अनुभव साझा करना चाहूंगी जिसमें भाषा का प्रवाह, भाषा की शक्ति, भाषा की भक्ति, श्रवण, वाचन, पठन, लेखन सभी समाया हुआ है। मीना ओम जी एक आध्यात्मिक गुरु मैं उन्हें कहूंगी, परंतु वे सखा भाव में सभी से जुड़ती हैं। उन्होंने मुझे स्वरचित साहित्य भेजा। उसमें से एक पुस्तक सत्यबोध मैंने पढ़नी शुरू करी। हर पेज के ऊपर दाएं कोने पर एक स्केच था। शुरू में मुझे वो लकीटे ही लग रहा था। कुछ पेज पढ़ने के बाद वो मुझे कृष्ण का मोर पंख लगने लगा। एक दो अध्याय के बाद हर पृष्ठ पर मुझे कृष्ण का चेहरा दिखाई देने लगा। मुझे लगने लगा मैं पढ़ नहीं रही हूँ, सुन रही हूँ। धारा प्रवाह में पुस्तक पढ़ती गई। अंतिम पृष्ठ की अंतिम पंक्ति पर जब पढ़ी तो आवाज आती है, आज मैं तुम्हें शब्द ब्रह्म रूप में मिला हूँ। कितना अद्भुत है। किसी की लेखन शैली इतनी प्रबुद्ध हो सकती है कि लिखे हुए शब्दों को आप सुन लें, पढ़ लें, जहां लिखे हुए शब्द बोलने लग जाएं। अद्भुत शैली। शब्द ब्रह्म क्या है, ये बात आपको आध्यात्मिक लग रही होगी, परंतु ये हिंदी भाषा का प्रभाव है। ये विजुअलाइजेशन हम सभी करते हैं जब पढ़ते हैं। वो मस्तिष्क में करते हैं, मानसिक रूप से करते हैं, क्योंकि चित्र रूप में देखना मन की प्रकृति है। परंतु लिखा हुआ सुनाई भी दे जाए, वो चित्त शक्ति, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्वरूप है। हिंदी के प्रत्येक वर्ण के मूल में चेतन नाद तत्व मणिमाला में सूत्रवत पिरोया हुआ है। शब्द या वर्ण को ब्रह्म कहा गया है। शब्द रूपांतरित होकर पदार्थ बन जाता है। शब्द शक्ति का रूपांतर है। भाषा में शक्ति क्या है? ध्वनि। भाषा सिर्फ भाषा नहीं होती, वो अनुभव और ज्ञान सृजन का भंडार होती है। थोड़ा हम जाने, विश्व के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भाषा उत्पन्न क्यों हुई। हर चीज कारण और परिणाम पर आधारित होती है। भाषा के लिए भी यही बात लागू होती है, कॉज एंड इफेक्ट। हम सभी में अपने को व्यक्त करने की नैसर्गिक इच्छा होती है। जैसा कि हम कहते हैं, कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर वाणी। ऐसा क्यों? क्यों पानी और भाषा बदल जाते हैं? सीधा सा जवाब है भौगोलिक परिस्थिति। हम श्रवण कौशल की कुछ चर्चा करते हैं। हमें आमतौर पर बच्चों के प्रति ये शिकायत रहती है कि वे कुछ सुनते नहीं। इसका बहुत बड़ा कारण है अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना। सुनने के लिए सिर्फ कान ही जिम्मेदार नहीं होते हैं, मन भी जिम्मेदार होता है।
तंत्रिका तंत्र में बहुत से अन्य बिंदु भी हैं जिन तक ध्वनि तरंग पहुंचती है। वहां से वाइब्रेशन वायु के साथ ऊपर उठती है, फिर मस्तिष्क में जाकर अर्थ बनती है। अस्पष्ट उच्चारण के द्वारा ऐसा होता है, जैसे राख में घी की आहुति देना। क्योंकि अस्पष्ट उच्चारण से जो ध्वनि निकली वो श्रोता के शारीरिक संरचना में उस बिंदु की नियत डिग्री तक वाइब्रेट नहीं कर पाती और ऊर्जा बिना अर्थ लिए हुए ही समाप्त हो जाती है। अनेकानेक बिंदु सुप्तावस्था में ही पड़े रहते हैं। हमारी शारीरिक संरचना भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार विकसित होती है, इसीलिए यहाँ की भाषा का प्रयोग ही पूर्ण क्षमताओं का उपयोग कर पाएगा। अंग्रेजी भाषा के उपयोग से पूर्ण क्षमताओं का उपयोग नहीं हो पा रहा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो मस्तिष्क में शब्द सुनकर चित्र का निर्माण हो जाता है। बच्चों पर अंग्रेजी भाषा थोपकर हम उनकी अभिव्यक्ति का गला घोंट देते हैं। असल ज्ञान हर बच्चे में छुपा हुआ होता है, जो मातृभाषा या राष्ट्रभाषा से निकलकर बाहर आता है। ज्ञान की अभिव्यक्ति विवेक की जागृति से होती है। विवेक की जागृति सत्य पर चलने से होती है। सत्य बोलना सिखा दें बच्चों को, हम भी सत्य पर चलने लगे, चेतना की जागृति हो जाएगी। ज्ञान बाहर से नहीं लेना पड़ेगा, अंदर से फूटेगा। सत्य ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ तारतम्य बैठाता है, फिर जीवन संगीत बन जाता है। सत्यमेव जयते। हिंदी भाषा की पतवार लेकर इस संसार सागर में हम अपनी नौका चलाएं और सागर सहज रूप में पार कर जाएं। हमारे अंदर ज्ञान का सागर होता है, परंतु हम उसको बूंद बराबर भी उपयोग में नहीं ला पाते। मूल भाषा का सही विकास से ज्ञान का पूर्णतः उपयोग कर पाएंगे। हमारे देश की भौगोलिक परिस्थितियां हिंदी भाषा को सपोर्ट करती हैं। अंग्रेजी तो हम पर थोपी गई भाषा है। न जाने कितने बच्चों का गला घोंट देते हैं हम। मातृभाषा में ही ज्ञान छुपा होता है और ज्ञान से विवेक निकल कर आता है। वाचन की बात करते हैं। स्वयं को अभिव्यक्त करना एक नैसर्गिक क्रिया है। बच्चे को भूख लगती है तो वह रोकर व्यक्त करता है, भूख लगी है, दूध पिलाओ। रोना यहाँ भाषा का काम कर रहा है। बच्चों को आवाज निकालने के लिए कोई बोलता है क्या? वो तो स्वतः निकालने लगते हैं। बोलना हमारी भावनाओं को व्यक्त करने की एक श्रृंखलाबद्ध ध्वनि ही तो है। भाषा एक संचार का माध्यम है। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका संचार करने में दक्ष होती है। मुख ही एक ऐसा द्वार है शरीर में जहां से हम कुछ मधुर निकाल सकते हैं। बाकी सभी द्वारों से दुर्गंध ही निकलती है। जरा सोच कर देखें। जब डीप लिसनिंग होगी तभी लविंग स्पीच भी होगी। जब हम गहराई से सुनेंगे तभी हम प्रेम से बात कर पाएंगे। हमें हमेशा नाभि तक की गहराई से सुनना व बोलना चाहिए। जितना गहराई में उतरेंगे उतनी समझ, श्रवण व वाक शुद्धि होगी। शुद्धि से सिद्धि होगी। बच्चों को गहराई में कैसे उतारें? अध्यापक गण प्रेम की गहराई, भाव की गहराई तक जाकर अपनी ऊर्जा को बोलने में प्रवाहित करें। जब भी हमारा कुछ अभिव्यक्त करने का मन करता है तो हमारे शरीर के बेस का तापमान बढ़ता है, जो शरीर में वायु को ऊपर उठाता है, इन्फ्लेट करता है। वायु ऊपर उठती है, नाभि से छाती में और छाती से गले में आती है और मुंह के द्वारा बाहर निकलती है। यही वाचन है। पठन कौशल की बात करें, लिखी हुई सामग्री को पढ़ते हुए उसके अर्थ ग्रहण करने और उसके पश्चात उस पर मनन करना और फिर उसके अनुसार व्यवहार करने से है। पढ़कर समझने की क्षमता का विकास करना साधारण शब्दों में पठन कौशल समझा जाता है। पुस्तकों में अध्याय पढ़ते हैं, फिर उस पर आधारित विभिन्न प्रश्नोत्तर करते हैं। क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे व क्यों।
एक अनुभव फिर साझा करूंगी। मैंने एक स्वरचित कविता मेरी एक मित्र को व्हाट्सएप की। उनका जवाब आता है, रेणु जी प्लीज ट्रांसलेट दिस इनटू इंग्लिश फॉर मी, कांट अंडरस्टैंड दिस मच हिंदी। वो हिंदुस्तानी ही हैं। हिंदी लिखने पढ़ने का अभ्यास तो होगा ही, परंतु हिंदी भाषा में पढ़ना या तो सुविधाजनक नहीं लगा होगा या अभ्यास नहीं होगा। एक अन्य उदाहरण साझा करूंगी। बहुत पहले कोई पुस्तक पढ़ रही थी, इतना ध्यान मग्न होकर पढ़ रही थी कि हर शब्द के पीछे चित्र चलने लगे। ये भ्रम नहीं था, ये सत्य था। बच्चों के लिए एक कहावत यहाँ चरितार्थ होती है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। आजकल पुस्तकें पढ़ने का चलन कम हो गया है क्योंकि बच्चों का अवधान समय कम हो गया है। लंबा कंटेंट पढ़ना बच्चों को नहीं अच्छा लगता। हम टीचर्स कितना रुचिकर किसी अध्याय को बनाते हैं, उस पर निर्भर करेगा बच्चा पढ़ने में कितनी रुचि लेगा। बच्चे टेक्स्ट को हाईलाइट करें, अपने नोट्स बनाकर पढ़ें, बच्चे टेक्स्ट पर छोटे छोटे प्रश्न बनाने के लिए उत्साहित करें। अपने जीवन की घटनाओं से जोड़कर अध्याय को समझें, खाली देखकर नहीं पढ़ें। जोर से पढ़ें, स्वयं को सुने। कोई पढ़ रहा हो, आप अपनी पुस्तक में देखकर उसका अनुसरण कर रहे हों। बच्चों को अध्याय का पीपीटी बनाने के लिए बोलें। बड़ा अध्याय है तो छोटे छोटे भागों में पढ़ें। पढ़ते समय प्रत्येक वाक्य के साथ जिस प्रश्न शब्द का उत्तर मिल रहा हो वह लिखते जाएं। अर्थ एवं भाव को ध्यान में रखकर पढ़ना ही पठन कौशल कहलाता है। हाव भाव के साथ पढ़ना, ध्वनि के प्रतीक को देखकर पहचानना, शब्दों का निर्माण करना, पठित सामग्री के विचारों को समझना और समझाना, पठित सामग्री पर अपना मंतव्य स्थिर करना, स्वाध्याय की आदतों को विकास करना, दृश्य इंद्रियों को क्रियाशील करना, लेखक के मनोभावों को स्पष्ट ढंग से समझने की योग्यता है। लेखन क्या है? ध्वनि को आकार देना या ध्वनि को लिपिबद्ध कर देना। जमी हुई फ्रोजन ध्वनि हम कह सकते हैं उसे। शरीर के बेस से उठता हुआ विचार विभिन्न चैनल्स द्वारा मस्तिष्क में जाता है और मस्तिष्क से चलकर हाथ की मांसपेशियों द्वारा आपकी कलम से कागज पर उकेरित हो जाता है। भावों का लिपिबद्ध होना लिखित अभिव्यक्ति है। साधारण से विचार को भी यदि उत्तम शब्दावली व सही लय और प्रवाह में लिपिबद्ध किया जाए तो इसको प्रभावशाली बनाया जा सकता है। रचना सार्थक, सुसंपन्न, सौद्देश्य, कल्पनात्मक, कलात्मक अभिव्यक्ति सरल से जटिल की ओर विधि अपनानी चाहिए। शुद्ध वर्तनी, क्रमबद्ध लेखन, सही शैली, विराम चिन्हों का प्रयोग, उचित गति और आकार में लिखना, भाषा का अलंकरण करना, सृजनात्मक लेखन में उचित शब्दावली महत्वपूर्ण होती है। अंग्रेजी में मूल शब्द 10,000 हैं, जबकि हिंदी में 2.5 लाख से भी अधिक मूल शब्द उपलब्ध हैं। जैसे अंग्रेजी में सूरज के लिए केवल सन मिलेगा, जबकि हिंदी में इसके लिए सूर्य, सूरज, रवि, आदित्य, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर और न जाने कितने शब्द सूर्य के लिए मिल जाएंगे। एक आकलन के अनुसार भारत में 5% पहले दर्जे और 15% दूसरे दर्जे की नौकरियों को छोड़ दें तो शेष 80% तीसरे दर्जे की नौकरियों के लिए अंग्रेजी जानने की आवश्यकता नहीं है। भाषा को आत्मा के स्तर तक पहुंचना चाहिए, खाली मानसिक स्तर तक नहीं। भाषा की अद्भुत क्षमताओं को पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। मनोरंजन से आत्मरंजन तक जाना चाहिए। जो हम सुनते हैं वह पूरी प्रक्रिया का लास्ट चौथाई होता है, आखिरी क्वार्टर होता है, 3/4 पीछे होता है। हम इन चारों पहलुओं के बारे में जानना समझना चाहिए जिससे कि हम अपने आउटपुट को उचित कर सकें। आज के लिए इतना ही, बाकी किसी और दिन। रेणु वशिष्ठ,
मेरी काया मेरी वेधशाला से। धन्यवाद।